प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियो के अध्ययन और अध्यापन के क्रम में अपने पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ संख्या 3 के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में संकलित धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा की रचना, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे, जो कि एक संस्मरण विधा में लिखित रचना है। तो आज हम सब अपने इस वीडियो के माध्यम से संस्मरण विधा में लिखित धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई उनकी रचना काले मेघा पानी दे, आज हम इसका अध्ययन और अध्यापन करते हैं। अध्ययन और अध्यापन से पूर्व संस्मरण विधा काले मेघा पानी दे, इस रचना के रचनाकार धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेना अति आवश्यक है। धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत कुछ इस प्रकार से है कि भारती जी का जन्म सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, अर्थात धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद की धरती पर हुआ। ऐसे हिंदी गद्य के पुरोधा भारती जी ने अपनी गद्य रचनाओं के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी गद्य की जो शोभा बढ़ाई, हिंदी गद्य को जो उन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की, वो अतुलनीय हैं। ऐसी रचनाओं के क्रम में प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से रचनाएं कानुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी काव्य संग्रह, ये इनकी काव्य संग्रह है। कानुप्रिया, सात गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये कविताओं का संग्रह है, काव्य संग्रह है। बंद गली का अगली रचना के क्रम में बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ये धर्मवीर भारती जी का एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह के क्रम में बंद गली का आखिरी मकान। रचनाओं के क्रम के तीसरे गद्य विधा के अंतर्गत सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके प्रमुख उपन्यासों के क्रम में आता है। प्रमुख उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। अंधा युग इनकी एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित रचना है। अंधा युग, ये इनका गीति नाट्य है। गीति नाट्य, इस प्रकार से इनकी रचनाओं का क्रम, जैसे कि कुछ और रचनाएं
पश्यंती है, कहनी अनकहनी है, ठेले पर हिमालय है, ये सब इनके निबंध संग्रहों के रूप में, निबंध रचनाओं के रूप में हिंदी साहित्य जगत में को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारती जी ने अपनी गद्य और पद्य दोनों रचनाओं के माध्यम से हिंदी गद्य की उन्होंने शोभा बढ़ाई, हिंदी गद्य साहित्य संसार में श्री वृद्धि की, अर्थात उन्होंने काव्य रचनाएं भी की, कहानी रचनाएं की, कहानियों का संग्रह लिखा, उपन्यासों को लिखा, गीत नाट्य लिखा और निबंधों का संग्रह। निबंधों के संग्रह के रूप में ठेले पर हिमालय है, पश्यंती है, कहनी अनकहनी है, ऐसी रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। अपने समग्र साहित्य अर्थात लेखन कौशल के द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का, गद्य विधा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। इस कारण से उन्हें अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। उन सम्मान के क्रम में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्मश्री सम्मान, व्यास सम्मान और भी अनेक साहित्य के अनेक पुरस्कारों को की उन्होंने शोभा बढ़ाई। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का, हिंदी गद्य साहित्य का ये पुरोधा सन 1997 ईस्वी में मृत्यु के क्रम में सन 1997 ईस्वी में हिंदी गद्य साहित्य का ये पुरोधा हम लोगों के बीच से सदैव के लिए विदा हो गया। जहाँ तक इनकी रचनाओं, पत्र पत्रिकाओं, तो धर्मवीर भारती जी की एक प्रमुख पत्रिका निकलती थी जिसका नाम धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका का इन्होंने सफल संपादन भी किया और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास, ऐसी मतलब जनता जो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो चुकी थी उसके अंदर नई चेतना, नई स्फूर्ति देने का प्रयास भारती जी ने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने किया। आज हम सब भारती जी के द्वारा लिखी गई संस्मरण विधा, जो हिंदी की एक श्रेष्ठ विधाओं में से एक विधा, गद्य विधा में से, जिनको गद्य विधाओं के अंतर्गत संस्मरण विधा का नाम लिया जाता है, तो आज हम संस्मरण विधा में लिखी गई धर्मवीर भारती जी की रचना काले मेघा पानी दे। किस प्रकार से आप इस शीर्षक का जब शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो आपको लगेगा कि ग्रामीण अंचल का शब्द है, ग्रामीण संस्कृति का बोधक शब्द है। तो बिल्कुल सत्य है कि शब्द अपने आप में ग्रामीण अंचल के शब्दों को लिया हुआ है, ग्रामीण संस्कृति को अपने अंदर में समाहित किया हुआ है। तो आज हम सब ग्रामीण संस्कृति को, ग्रामीण संस्कारों को अपने अंदर समाहित की हुई इस रचना का अध्ययन करते हैं। सारांश के रूप में आप सब अपनी पाठ्यपुस्तक धर्मवीर भारती जी की जो रचना काले मेघा पानी दे पाठ संख्या 13 के रूप में आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित है, आप उस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत देखेंगे और कुछ इस प्रकार से उस संस्मरण का भावार्थ आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। संस्मरण काले मेघा पानी दे। संस्मरण काले मेघा पानी दे का सार देखते हैं कि इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर बात की गई है। सारांश के रूप में, निचोड़ के रूप में, पूरे पाठ का निचोड़ कुछ इस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत हम आप किताबों के माध्यम से पृष्ठ संख्या 98 पर हम देखते चलते हैं और कठिन शब्दों का सरलीकरण करते हुए, स्पष्टीकरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेखक लिखता है, यहाँ प्रस्तुत संस्मरण विधा में लिखा गया काले मेघा पानी दे। लेखक कहता है काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित शब्दों को आप शब्दों का स्पष्टीकरण करते चलेंगे। इस रचना में लोक प्रचलित, लोक मतलब होता है संसार, लोक मतलब संसार और प्रचलित मतलब चल रहा हो। प्रचलित, लोक प्रचलित,
लोक प्रचलित। लोक प्रचलित, इसमें देखेंगे संसार में चली आ रही, अभी तक पुरातन संसार में जो बातें पहले से चली आ रही हैं उनके बारे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व, इन दोनों बातों का इस रचना में, इस संस्मरण विधा में सुंदर चित्रण किया गया है कि संसार में पहले से कुछ धारणाएं, कुछ बातें संसार में आज तक भी वैसे ही की वैसे चली आ रही हैं। लकीर के फकीर, वो चलन, वो परंपरा, वो रीति आज भी बनी हुई है। ये है लोक प्रचलित विश्वास। आज भी लोगों का विश्वास पुरानी परंपराओं से हटा नहीं है और आज विज्ञान का युग है और ऐसी लोक प्रचलित विश्वास वाली जो भावनाएं व्यक्तियों के अंदर विद्यमान हैं, आज विज्ञान और लोक प्रचलित विश्वास दोनों के बीच में किस प्रकार से द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है, दोनों की जो टकराहट है, पुरातन परंपरा और नवीनतम परंपरा। नवीनतम परंपरा अपने आप में विज्ञान को लिया हुआ है और पुरातन परंपरा, किस प्रकार से दोनों के बीच टकराहट है, इस संस्मरण विधा में भारती जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसका चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। दोनों में क्या अंतर होता है कि लोक प्रचलित विश्वास जो है उसमें सामर्थ्य शक्ति है और जो विज्ञान का द्वंद्व है, विज्ञान के द्वंद्व का अपना एक तर्क है, इसका अपना एक तर्क है। ये तर्क के द्वारा किसी बात को सिद्ध करता है और ये लोक प्रचलित विश्वास कहता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है। तो दोनों के बीच में किस प्रकार से टकराहट है, इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। जो आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज है, उचित अनुचित की भली भांति उसे पहचान है, किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, ऐसा पढ़ा लिखा समाज आज इन दोनों के बीच में एक द्वंद्वात्मक स्थिति में है कि कौन सार्थक है और कौन निरर्थक है। हमारे लिए कौन सा पक्ष सार्थक होगा और कौन सा निरर्थक होगा। हम सामर्थ्य शक्ति पर विश्वास रखें या अपनी तर्कशीलता पर विश्वास रखें। इन दोनों चीज़ों पर, इन दोनों बिंदुओं को लेकर जो पढ़ा लिखा समाज, हमारे भारत का पढ़ा लिखा समाज, मानवीय समाज है, वो उद्वेलित हो रहा है, वो विचलित है, वो चिंतित है। उसके अंदर एक विचार पनप रहा है कि आखिर सामर्थ्य शक्ति को योग्य माना जाए या फिर तर्क शक्ति को योग्य माना जाए। इसी दुविधा को लेकर, दुविधा मतलब होता है दो रास्ते। ये दो रास्ता कौन सा है कि लोक प्रचलित विश्वास माने या विज्ञान का द्वंद्व। ये दुविधात्मक स्थिति, द्वंद्वात्मक स्थिति, दो रास्ते वाली स्थिति, इस दुविधा को लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रपंच रचा। बात यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व है। इसी मुद्दे को लेकर, इसी विषय को लेकर, इसी द्वंद्वात्मक स्थिति को लेकर, दुविधात्मक स्थिति को लेकर लेखक ने एक पानी शीर्षक को लिया है और इस पानी शीर्षक को लेकर एक प्रसंग रचा है। प्रसंग मतलब एक घटना ऐसी सुनाता है जिसमें आपको दोनों बिंदु देखने को मिल जाएंगे। अर्थात लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व किस प्रकार से टकरा रहा है, एक कहानी के माध्यम से, एक संस्मरण विधा के माध्यम से लेखक यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी अब हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदी महीने के अंतर्गत आषाढ़ महीना और आषाढ़ महीने में बारिश का बोलबाला होता है। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पहला पाक, एक पाक में 15 दिन, एक पाक बराबर पक्ष में 15 दिन। तो यहाँ पर आषाढ़ का पहला पक्ष बीत गया और बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। अगर आषाढ़ के महीने में भी पानी न बरसे और आषाढ़ का महीना एक पाक उसका व्यतीत हो चुका हो, तब तो पानी न बरसे और जो रोज़मर्रा के जो काम हैं, खेती का काम और बहुप्रयोग किए जाने वाले जो पानी के लिए अगर पानी ना हो तो जीवन फिर चुनौतियों का सामना, जीवन में फिर चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ आ जाएंगी। जब आषाढ़ में पानी नहीं बरसेगा तो क्या ज्येष्ठ के महीने में पानी बरसेगा? कभी संभव नहीं है। इसलिए आषाढ़ के महीने में पानी का बरसना बहुत आवश्यक होता है। और उन चुनौतियों का निराकरण कर विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठेगा। और यदि आषाढ़ के महीने में भी बारिश नहीं हुई और हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और चुनौतियों का निराकरण मतलब चुनौतियों का हल निकालना,
निराकरण। निराकरण मतलब होता है हल निकालना, हल निकालना, अर्थात मुसीबतों से बाहर आने का रास्ता दिखाना। और यदि विज्ञान है, हमें चुनौती आ गई, आषाढ़ के महीने में पानी नहीं बरसा, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, मनुष्य त्राही त्राही करने लगा, ऐसे में अब हमारे पास चुनौतियां हुई और चुनौतियों का निराकरण यदि विज्ञान न कर पाए, विज्ञान को हम कहते हैं कि ये विज्ञान विशेष ज्ञान है, विशेष रूप से ज्ञान है, व्याकरणिक ज्ञान है, तो अगर विज्ञान के रहते हुए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे विज्ञान को हम क्यों माने। यहाँ पर विज्ञान चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठेगा। उत्सवधर्मी, उत्सवों को मनाने वाला, सदैव हंसमुख रहने वाला, उत्सवधर्मी से अर्थ है सदैव हंसमुख, प्रसन्नचित्त, आनंदित रहने वाला, खुश रहने वाला ये भारतीय समाज चुप बैठने वाला नहीं है। वो किसी जुगाड़ में लग जाएगा, जुगाड़ उपाय, कोई हल निकालने लगेगा, कोई युक्ति उसके मन में सूझेगी, एक उपाय वो सोचेगा। प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से वो हर कीमत पर, मनुष्य की जिजीविषा शक्ति बहुत ही उत्कट होती है। जीवन जीने की जो इच्छा है, किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते रहे, तो ये अगर ऐसी मुसीबतें व्यक्ति के जीवन में आ गई तो हर कीमत पर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। और जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी, व्यक्तियों के पास अशिक्षा अर्थात पढ़ा लिखा समाज नहीं है, और बेबसी, लाचारी, मजबूरी, ऐसी मजबूरी उसके सामने आ जाएगी, विवश हो जाएगा वो कार्य करने के लिए। तो विवशता और अशिक्षा के बीच से उपाय और कार्य की खोज करता रहता है। किस प्रकार से वो जीवन में जो चुनौतियां आई, पानी को लेकर जो चुनौतियां आई, उन चुनौतियों से किस प्रकार से वो बाहर निकले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, इसके लिए वो विवश हो गया और अशिक्षा उसके ऊपर हावी होने लगी और ऐसे में वो एक उपाय सोचने लगता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है। लेखक अपने किशोर जीवन, जब लेखक का किशोरावस्था था, उसका किशोरावस्था चल रही थी, लेखक किशोरावस्था का वर्णन करता हुआ कहता है कि जब मैं किशोरावस्था में था तो उस किशोरावस्था के जीवन को इस रचना के माध्यम से संस्मरण के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। लेखक स्वयं के द्वारा भोगी गई भुक्त अर्थात स्वयं के जीवन में घटित घटना को ही संस्मरण विधा के द्वारा लिख रहा है। संस्मरण का अर्थ होता है पुनः याद करना, स्मरण याद करना, संस्मरण फिर से याद करना, अर्थात उस बात को फिर से याद करना जो विगत हो चुकी, जो बीत गई। तो यहाँ पर लेखक अपने किशोरावस्था की उस बात को याद करता है। वो कहता है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की, अनावृष्टि और अतिवृष्टि दो बातें होती हैं। एक शब्द है अतिवृष्टि और दूसरा अनावृष्टि, दोनों एक दूसरे की विलोम। अतिवृष्टि, अति माने ज़्यादा, वृष्टि माने वर्षा। जब वर्षा की अधिकता होती है तो उसको हम अतिवृष्टि के नाम से जानते हैं, और जब अनावृष्टि, अनवृष्टि अर्थात जहाँ पर बारिश ना हो, बारिश का कोई नामो निशान ना हो। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, गांव में बारिश नहीं हुई, आषाढ़ का महीना है, एक पखवाड़ा बीत चुका है, ऐसे में बारिश नहीं हुई, तो ऐसी अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की एक इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। एक ढोंग रचा गया, एक प्रपंच रचा गया, क्योंकि अशिक्षा और बेबसी के द्वारा लोग विवश हो गए और ऐसे में लोग अपनी तरफ से कुछ उपाय करने लगे। उस उपाय के क्रम में बच्चों की एक टोली है जिसका नाम है इंद्र सेना। बच्चों की टोली का नाम इंद्र सेना। ये इंद्र सेना छोटे छोटे बच्चों की एक झुंड है, टोली है, समूह है। ये इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की टोली है इंद्र सेना। ये हर एक घर के दरवाजे पर जाकर और पानी मांगती है और पानी का आगे किस प्रकार से पानी की बर्बादी करते हैं ये इंद्र सेना के द्वारा पानी की किस प्रकार से बर्बादी की जा रही है। वहीं पर किशोर मन, ये बालक अभी किशोरावस्था को है। किशोरावस्था को कहा जाता है कि उन्माद और तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था उन्माद और तूफान की अवस्था होती है। बालक अर्थात स्वयं लेखक कौन? धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी
स्वयं यहाँ पर एक पात्र के रूप में हैं। धर्मवीर भारती जी किशोरावस्था, इनकी उम्र किशोरावस्था को, ऐसे में इंद्र सेना के द्वारा द्वार द्वार जाकर पानी मांगना और पानी की बर्बादी करना, यद्यपि पूरे समाज में पानी की नितांत कमी दिख रही है, ऐसे में इंद्र सेना के द्वारा पानी की बर्बादी देखे जाने पर धर्मवीर भारती जी का जो किशोर मन है, किशोर मन, किशोरावस्था का जो मन है वो विचलित हो जाता है, वो तर्क करने लगता है, विचलित हो जाता है। तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी, वो सोचता है कि यहाँ पर पानी की निर्मम बर्बादी हो रही है, नितांत बर्बादी हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बालक धर्मवीर भारती, किशोरावस्था को प्राप्त बालक धर्मवीर भारती पानी की बर्बादी को देखता है और वहीं इंद्र सेना पानी को एक ढोंग, एक प्रपंच के रूप में ले रही है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क भी कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर विज्ञान किस प्रकार से किशोर मन का वितर्क नहीं है, ये धर्मवीर भारती का ही मन इस प्रकार से विचलित नहीं हो रहा है कि किशोर मन है और विचलित हो गया, ऐसा नहीं। वैज्ञानिक तर्क है, बिल्कुल सिद्ध है। विज्ञान ये कहता है कि ये पानी की बर्बादी है, इससे पानी नहीं बरसेगा। आप जिस प्रकार से लोक प्रचलित विश्वास और इस विश्वास पर आप चलते हुए पानी की बर्बादी, इंद्र सेना के द्वारा जो पानी की बर्बादी की जा रही है, विज्ञान इसको एकदम पूरे सिरे से इसको खारिज कर देता है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये केवल धर्मवीर भारती के किशोर मन की ही उपज नहीं है, ये एक विज्ञान की भी एक उपज है, विज्ञान का तर्क है। और विज्ञान विषय का इतने दीर्घ काल तक यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक विज्ञान विषय को लेकर जिसने पढ़ाई की हो, जिसने शोध किया हो और उपलब्धियाँ अर्जित की हो, अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि, विज्ञान में इतने शोध, इतनी खोजें, इतने अन्वेषण, विज्ञान के प्रति इतना आपका लगाव, ये सब होने के बावजूद भी आपके अंदर ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का ना जन्म पाना इस देश के नागरिकों के लिए एक अफसोसजनक बात है। लेखक कहता है कि ये सोचने वाली बात है, अफसोस बात की बात है। पर जनता की सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें? फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि बिल्कुल वास्तव में कि ये जो लोक प्रचलित विश्वास है, इसे विज्ञान पूरे सिरे से खारिज करता है, इसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में बैठी हुई ये बात, विश्वासों का हम क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। जैसे ये लोक प्रचलित विश्वास हैं, इनको हम देखते हैं कि यदि पानी नहीं बरस रहा है तो हम दरवाजे दरवाजे जाकर पानी मांगेंगे, इंद्र सेना बनेगी, छोटे छोटे बच्चों की टोली बनेगी, पानी एक दूसरे को पानी फेंकेंगे और इससे इंद्र देवता खुश होंगे और बारिश होगी। ये जो लोक प्रचलित विश्वास है, इस लोक प्रचलित विश्वास जो हमारे मन मस्तिष्क में पूरी तरह से पालथी मार कर बैठ चुका है, आसन जमा के बैठ चुका है, इसे कैसे दूर किया जाए? यदि वह विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। यदि ये विश्वास, ये लोक प्रचलित विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा हो, ये प्रत्यक्ष मतलब सामने से हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हो, नस्ल और जाति के रूप में हमारे अंदर भेदभाव पैदा करते हो, मजहब और लिंग के आधार पर हमें बांटने का प्रयास कर रहे हो और किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, ये किसी धर्म, समुदाय, जाति, वर्ण विशेष, इनके लिए यदि अपमानजनक बातें करते हो, तो ऐसे अंधविश्वास को हम शीघ्र धन अतिशीघ्र, अर्थात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका निराकरण कर देना चाहिए, इसका हल निकाल लेना चाहिए, इस मुसीबत से छुटकारा पा लेना चाहिए। ये हमारा एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उस उक्त तरह से हानिकारक ना हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव करना क्या उचित है? लेखक कहता है कि यदि कुछ ऐसे भी विश्वास हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं है, विज्ञान उनको नहीं मानता, विज्ञान की उसमें कोई रुचि नहीं है, विज्ञान के नज़र में वो बिल्कुल बेकार है, ऐसे विज्ञान सम्मत ना होकर भी यदि वो उक्त तरह से, जिस प्रकार से ऊपर कहे गए जो बातें हैं, कौन सी, कि जो ऐसी कुछ बातें हैं कि जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, नस्लीय या जाति या धर्म, वर्ण, मजहब, लिंग इत्यादि को लेकर जो हमारे अंदर
हमको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे भेदभावों को तुरंत निराकरण की बात हम सोचते हैं तो ऐसे यहाँ पर भी लेखक कहता है कि कुछ ऐसे विश्वास जो विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। ऐसा करने से हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं कि विज्ञान सम्मत नहीं है तब भी उक्त तरह से और हानिकारक ना है तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करें। यदि हम उसके साथ कोई बर्ताव करते हैं तो हमारा जो सांस्कृतिक मन है, जिसमें संस्कृतियाँ सदैव पनपा करती हैं, हम धर्म संस्कृति को लेकर सदैव आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे में हमारा मन खाली खाली ना हो जाएगा। ये खतरा यहाँ पर विद्यमान है। आगे के पंक्तियों में विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। विश्वास करना, कहते हैं ना कि विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। वो भी रचनात्मक तरीके से रचनाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा एक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपातकाल में निराशा दूर करने, कभी जीवन में आपातकाल आया, कुछ ऐसे समय आ गया, जैसे इस समय एक तरह से देखिए देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में कोविड-19, इस प्रकार से ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई और ऐसे में निराशा दूर करने, और हम मनुष्य यदि आपातकाल के दौरान निराशा हमारे ऊपर हावी हो गई, निराशा ने अपने पैर जमा लिए, निराशा हमारे ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया, या अधीरता को थामने, या फिर हम अधैर्यवान हो गए, हमारे अंदर वो साहस नहीं रह गई, हिम्मत नहीं रह गई, हम अधैर्य हो गए। ऐसे में उस अधीरता को थामने के लिए, हमें अपने आप में रोके रखने के लिए, अथवा विभक्त जन चेतना को, विभक्त मतलब बटी हुई जन चेतना, लोगों की जो सोच है, जन मतलब लोग, चेतना माने सोच, जो लोगों की सोच विभक्त है। आज समाज के हर एक प्राणी की अलग अलग सोच, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब, लिंग, इनको लेकर जो एक अलग अलग सोच पनप रही है, इसको जोड़ने के अर्थ में मतलब विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। विश्वास, लोक प्रचलित विश्वास, जिस प्रकार से हम पुरातन लोक प्रचलित विश्वासों में भी आजकल विश्वास जमाए हुए हैं, ऐसे ही विश्वास की एक रचनात्मक प्रक्रिया यहाँ होनी चाहिए कि जो जन चेतना, जो विभक्त रूपों में अलग अलग जन चेतना चल रही है, उनको भी तो विश्वास के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। और यदि हम आपातकाल के दौरान हमारे ऊपर निराशा और अधैर्यता हावी हो रही हो तो विज्ञान का प्रथम दायित्व होता है, विश्वास का प्रथम दायित्व होता है कि ऐसे में हम मनुष्यों को वो संभाल ले और बटी हुई जन चेतना को फिर से एक कर ले। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। अब लेखक कहता है, अब सवाल ये है कि बारिश के होने के लिए, बारिश नहीं हो रही है, आषाढ़ का महीना एक पखवाड़ा बीत गया, बारिश नहीं हुई, ऐसे में बारिश करवाने के लिए कि किस प्रकार से कुछ लोक प्रचलित प्रपंच हैं, उन प्रपंचों के द्वारा बारिश संभव हो सकती है। ये आज भी विश्वास जो लोगों के अंदर बना हुआ है। तो कहता है लेखक कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयास कौन से भोले बिल्कुल सीधे साधे, इसमें कहीं छल कपट नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे इंद्र सेना अर्थात बच्चों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये एक भोला प्रयास है। इस भोले प्रयत्न को हम किस कोटि के अंतर्गत रखेंगे? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, इसका मतलब कि इस निर्णय को आपके ऊपर छोड़ा है। आप एक विवेकशील प्राणी हैं, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, विचारवान प्राणी है, विचारशील प्राणी है। आप भी इस विषय पर एक विचार करें कि विज्ञान, लोक प्रचलित विश्वास और विश्वास पर हम यदि इतने अडिग हैं तो विश्वास की भी एक महती जिम्मेदारी बनती है समाज को नई दिशा दिखाने के लिए कि जब समाज के ऊपर आपातकाल की स्थिति हो तो ऐसे में लोगों को संभाले, किस प्रकार से संभाले, और विभक्त जन चेतना को फिर से एक करने के लिए किस प्रकार से वो कोशिश करे। तो ये भी आपके ऊपर निर्णय दे देता है लेखक, छोड़ देता है। पर एक बात स्पष्ट करता हुआ लेखक चलता है कि जीजी की, यहाँ पर एक पात्र जीजी, कौन सी? वो लेखक धर्मवीर भारती के एक जीजी हैं। तो जीजी के संदर्भ में बात होती है कि जो जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इसका मतलब है कि लेखक धर्मवीर भारती जो कि अभी किशोरावस्था को प्राप्त हैं और ये अपने जीजी के साथ रहते हैं। जीजी पुरातन लोक प्रचलित विश्वासों में विश्वास करती है, लोक प्रचलित परंपराओं को मानती है, और लेखक विज्ञान को मानता है। ऐसे में जो एक ही घर में एक साथ रहते हुए एक विज्ञान को मान रहा है, दूसरा लोक प्रचलित विश्वास को मान रहा है, ऐसे में क्या लेखक ने अपनी जीजी की बात को माना? यहाँ पर है कि लेखक एक
अभी किशोरावस्था का बालक है, अपने बड़ों के प्रति किस प्रकार से सद्भाव बनाए रखे। जी, उससे उम्र में बड़ी तो अपने से बड़े के प्रति किस प्रकार से विश्वास सद्भाव बनाए रखने के लिए वो तमाम रीति रिवाज जो पुरातन विश्वास हैं, विज्ञान का पढ़ा छात्र फिर भी वो अपने जीजी के प्रति सद्भाव बनाए रखने के लिए, अपने बड़ों के प्रति संस्कार को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही स्वीकार करता है, लेकिन ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य रह जाता है। यहाँ पर बाध्यता है, हमें अपने संस्कारों में रहना चाहिए। ये पाठ ही सिखाता है, ये संस्मरण हमें ये सिखाता है कि यद्यपि हम पढ़े लिखे कितने भी पढ़ लिख कर बड़े क्यों ना हो जाएं, ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें अपने संस्कारों में, अपने कायदे कानून में ही रहना चाहिए, अपनी सभ्यता में रहनी चाहिए, संस्कृति में रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने संस्कारों में रहना चाहिए। बड़ों के द्वारा बताए गए जो सुझावात्मक जो बातें होती हैं उनको हम अंदर से नहीं लेकिन ऊपरी तौर पर तो रख ही सकते हैं, ऊपरी तौर पर तो उन्हें स्वीकार कर ही सकते हैं। जिस प्रकार से लेखक विज्ञान का विद्यार्थी होने पर भी अपनी जीजी के लोक प्रचलित विश्वास को ऊपरी तौर पर ही स्वीकार कर लेता है, और यह ऊपरी तौर पर स्वीकार करना उसकी एक मजबूरी है। मजबूरी कैसी? वो संस्कृति की मजबूरी, संस्कारों की मजबूरी, अपने से बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों की मजबूरी। इन मजबूरियों के तहत वो बचपन में उस विश्वास रीति रिवाज को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? ये संकेत क्या करता है कि क्या लेखक ने अपनी हार मान ली या विज्ञान यहाँ पर हार गया? हम क्या मान सकते हैं, क्या माना जा सकता है कि विज्ञान आज लोक प्रचलित विश्वास के सामने झुक गया? अब क्या माना जा सकता है? अपने अपने विचार हैं, आप इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आप भी अपने तर्क वितर्क शक्ति के द्वारा अपनी सोच को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन पुरातन रीति रिवाजों को जीजी के बातों का समर्थन किया। इससे क्या साबित होता है कि लेखक का जो विज्ञान का द्वंद्व है वो आज लोक प्रचलित विश्वास के सामने टिक नहीं पाया। यहाँ पर क्या किया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा या सहज प्रेम का रस बड़ा, दोनों बिंदु है। यहाँ पर लेखक कहता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा होता है, क्या सिद्ध होता है पूरी रचना के द्वारा, या सहज प्रेम का रस। विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस बड़ा है, या कि फिर दोनों बड़े। अब आप देखेंगे कि इस पूरे पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विज्ञान का सत्य, विज्ञान पूर्णतः सत्यता पर आधारित चल रहा है, तो क्या विज्ञान का सत्य बड़ा हम साबित कर देंगे, या फिर सहज प्रेम, सहज माने अनायास, अपने आप लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव, करीबीपन। तो यहाँ पर किससे करीबीपन? जीजी से। जो लेखक का जो अपनी जीजी से जो प्रेम था, जो सद्भाव था, जो आत्मीयता थी, जो लगाव था, जो प्रेम था, वो प्रेम का जो रस है, रस मतलब आनंद, उस प्रेम में जो आनंद मिल रहा था वो आनंद यहाँ पर बड़ा सिद्ध हुआ। सहज प्रेम का आनंद या विज्ञान का सत्य, या फिर दोनों, अपनी अपनी जगह पर दोनों। अब इसको आप अपने विचार शक्ति के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम सब एक विवेकशील प्राणी हैं, विचारवान प्राणी हैं। लेखक ने इन बिंदुओं के द्वारा हम आपको भी सोचने पर विवश कर दिया कि आप भी सोचें, अपने विचार प्रस्तुत करें कि प्रस्तुत रचना के द्वारा हम किस बिंदु पर पहुँचते हैं कि विज्ञान का सत्य बड़ा साबित हो गया, या फिर सहज प्रेम का रस बड़ा साबित हो गया, या फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर बराबर। इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से लेखक धर्मवीर भारती जी ने अपने किशोरावस्था की कुछ घटित घटनाओं को, प्रसंगों को यहाँ पर संस्मरण विधा के द्वारा काले मेघा पानी दे इस शीर्षक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रस्तुत पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का एक टकराहट, एक द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई गई। इन दोनों बिंदुओं को एक संस्मरण विधा के द्वारा प्रस्तुत करने का, एक समझिए संस्मरण, एक पुरातन पहले घटित घटना के माध्यम से दोनों की टकराहट को दिखाने का प्रयास किया गया। इन दोनों की टकराहट में विज्ञान सत्य साबित हुआ या फिर सहज प्रेम का रस, अर्थात अपने आत्मीय जनों के द्वारा हम लोगों के प्रति जो प्रेम उमगाया जाता है, जो प्रेम प्रकट किया जाता है, क्या वो प्रेम महत्वपूर्ण हो गया या विज्ञान महत्वपूर्ण हो गया, या फिर दोनों का अपने अपने स्थान पर दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब इस संस्मरण विधा को
का आप अपनी पाठ्यपुस्तक की मदद से अध्ययन और अध्यापन करेंगे, पढ़ेंगे और एक एक अनुच्छेद का बारीकी के साथ अध्ययन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। पाठ की भूमिका, पाठ के सार के रूप में हमने पूरे पाठ के निचोड़ को आपके सामने प्रस्तुत किया। इस पाठ की भूमिका को आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको पूरे पाठ का एक निचोड़ बनकर सामने आ जाएगा और इसकी विस्तृत व्याख्या, इसका विस्तृतीकरण अगर हम देखेंगे तो आपको पाठ का अध्ययन करना होगा और पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आशा करता हूँ आप लोग पाठ का अध्ययन कर चुके होंगे। इसी आशा के साथ कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी संस्मरण विधा का क्रम आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।